हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है। इसमें हम आज जो करने वाले हैं वो है पार्ट नंबर 17। आपको पता है, जैसा कि हमने डिसाइड किया था 1000 एमसीक्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं और इस पार्ट नंबर 17 में भी हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें हर एक पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और आज भी शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिडिकुलस मिसयूज ऑफ अ वर्ड इज। किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का एक रिडिकुलस मिसयूज क्या कहलाता है? मिसप्रेजेंट, मिसस्पेल्ड, या फिर मेल वर्ड, या फिर मेलाप्रोपिज्म। यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? रिडिकुलस मिसयूज ऑफ अ वर्ड। यस, रिडिकुलस मिसयूज ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड मेलाप्रोपिज्म। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मेलाप्रोपिज्म। नेक्स्ट इज द टर्म मेलाप्रोपिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम मिसेस मेलाप्रॉप इज। देखिए, ये जो टर्म है मेलाप्रोपिज्म, ये कहां से ली गई है? तो ये एक पर्टिकुलर वर्क की एक कैरेक्टर है मिसेस मेलाप्रॉप, वहां से ली गई है। तो उस पर्टिकुलर वर्क का नेम बताना है कि कौन से वर्क का ये कैरेक्टर रही है मिसेस मेलाप्रॉप। ऑप्शन है श्रीडांस, द राइवल्स। श्रीडान राइटर हैं, उनका एक वर्क है द राइवल, इसकी ये कैरेक्टर है। नेक्स्ट है श्रीडांस द स्कूल फॉर स्कैंडल। नेक्स्ट है ड्राइडेंस ऑल फॉर लव, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, मिसेस मेलाप्रॉप ये पर्टिकुलर कैरेक्टर कौन से वर्क में है? तो आपको ध्यान रखना है, ये है द राइवल्स में। ठीक है, श्रीडांस का ये वर्क है द राइवल्स, और इसी की ये कैरेक्टर है मिसेस मेलाप्रॉप। और मिसेस मेलाप्रॉप से ये टर्म क्रिएट हुई है मेलाप्रोपिज्म। और मेलाप्रोपिज्म का मीनिंग क्या होता है? तो आपको पता ही है, द रिडिकुलस मिसयूज ऑफ अ वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज मेलाप्रोपिज्म इज आल्सो अ टाइप ऑफ। जो ये मेलाप्रोपिज्म होता है, ये किसी का टाइप भी है। किसका टाइप है? इन्वेक्टिव का, हाइपरबेटन का, सोलेसिज्म का, या फिर एलाबोरेशन का? सोचिए, आंसर कीजिए। मेलाप्रोपिज्म इज आल्सो अ टाइप ऑफ सोलेसिज्म। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सोलेसिज्म का ही ये टाइप है मेलाप्रोपिज्म। नेक्स्ट इज an overall term for a class of novels written by Gabriel Garcia Marquez and Gunter Grass and John Fowles is। एक ओवरऑल टर्म की बात बतानी है कि ये तीन पर्टिकुलर राइटर्स हैं, गैब्रियल ग्रेसिया मार्केज और गंटर ग्रास एंड जॉन फॉलेस। इनके जो नॉवेल्स हैं उसकी क्लास को, उसके वर्क को ओवरऑल क्या टर्म दी गई है, उनको किस नाम से जाना जाता है? इन तीनों राइटर्स के जो नॉवेल्स है। ऑप्शन है मैजिक स्पिरिचुअलिज्म, मैजिक डैडीज्म, मैजिकल रियलिज्म, या फिर स्टीरियलिज्म। तो इनके नॉवेल्स की क्लास को, इनके नॉवेल्स के पर्टिकुलर वर्क को क्या कहा जाता है? वर्ग को क्या कहा जाता है उसे? यस, उसे कहा जाता है मैजिकल रियलिज्म। ध्यान रखना है, ये जो फेमस राइटर्स हैं, इनके वर्क, इनके नॉवेल्स को मैजिकल रियलिज्म का पार्ट माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फ्रेंच। एक सेकेंड, यहां पर आईटी नहीं लगेगा। ठीक है, फ्रेंच रो इज एसोसिएटेड विद। फ्रेंच रो जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? ये भी एक राइटर हैं फ्रेंच रो। ये किससे कनेक्टेड हैं, किससे जुड़े हुए हैं फ्रेंच रो? मैजिकल रियलिज्म से, इमेजिज्म से, क्यूबिज्म से, या फिर नन ऑफ दीज? तो ये भी मैजिकल रियलिज्म का ही हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग इन विच रियलिस्टिक डिटेल्स, events, settings, characters, dialogues are interwoven with magical, visual, fantastic or supernatural elements. This is the best description of। देखिए, यहां पर किसकी डेफिनेशन दी गई है? डेफिनेशन को ध्यान से समझना है, टर्म आपको क्लियर हो जाएगी।
डेफिनेशन है अ स्टाइल ऑफ राइटिंग in which realistic details, events, setting, characters and dialogues are interwoven with magical, bizarre, fantastic and supernatural element. मतलब जो रियलिस्टिक डिटेल है ना, या फिर इवेंट्स हैं, या फिर हम कहें किसी ड्रामा की पर्टिकुलर सेटिंग है, कैरेक्टर्स एंड डायलॉग है, उनमें ना फ्लेवर लाया जाता है किस चीज का, सुपर नेचुरल एलिमेंट का। ठीक है, उसमें मैजिकल रियलिटी भी जोड़ी जाती है, विजेयर जो विचेस होती हैं, विजेयर होते हैं, ठीक है, उनको जोड़ा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिज्म, नेचुरलिज्म, मैजिक रियलिज्म या फिर सररियलिज्म। तो ये डेफिनेशन भी किसकी है? मैजिक रियलिज्म। इसी को मैजिकल रियलिज्म भी बोल देते हैं और मैजिक रियलिज्म भी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस टर्म इज यूज्ड फॉर अ स्टाइल ऑफ फिक्शन। यहां पर भी एक पर्टिकुलर टर्म का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और आपको टर्म को पहचानना है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो टर्म है वो यूज की जाती है फॉर अ स्टाइल ऑफ फिक्शन, फिक्शन के एक स्टाइल के रूप में। ठीक है, फिक्शन नॉन फिक्शन आप समझते होगे, तो फिक्शन के एक स्टाइल के रूप में इसको यूज किया जाता है। दैट पेंट्स अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जो एक रियलिस्टिक व्यू को रिप्रेजेंट करता है, मॉडर्न वर्ल्ड के रियलिस्टिक व्यू को, व्हाइल आल्सो एडिंग मैजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट। और साथ ही साथ उसमें क्या ऐड कर देता है? रियलिस्टिक पिक्चर तो रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन साथ के साथ क्या है, मैजिकल या सुपरनेचुरल एलिमेंट भी ऐड हो रहे हैं। इट इज समटाइम कॉल्ड फेबलिज्म इन रेफरेंस टू दी कन्वेंशन ऑफ फेबल्स, मिथ्स, एलेगरीज। तो आप कह सकते हो कि इसको ना कभी कभी फेबलिज्म भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें रेफरेंसेस होते हैं किसके? फेबल्स के, है ना, जो बिब्लिकल स्टोरीज होती हैं, मिथ्स के, एलेगरीज के। ये टर्म क्या है? सुपरनेचुरलिज्म, सररियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म, नन ऑफ दीज। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। ये डेफिनेशन भी किस चीज की है? यस, मैजिकल रियलिज्म की। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर भी मैजिकल रियलिज्म की ही बात की जा रही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, देखिए यहां पे भी एक पर्टिकुलर टर्म को पूछा जा रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और हमें टर्म को पहचानना है। द टर्म इज पर्टिकुलरली यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट एंड पर्टिकुलर अमेरिकन एक्सपेट्रिएट राइटर्स। देखिए ये जो टर्म है ना, ये अमेरिकन जो राइटर्स हैं उनके एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए है। ठीक है, एक आर्टिस्ट के ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, और या फिर हम कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली अमेरिकन राइटर्स को रिप्रेजेंट करती है, लिविंग इन पेरिस ड्यूरिंग द 1920s। ऐसे राइटर्स जो पेरिस में रह रहे थे 1920s के दौरान। ठीक है, आगे है गर्ट्रूड स्टेन इन क्रेडिट विद coining the term, though it was subsequently popularized by Ernest Hemingway, who used it in the epigraph for his novel The Sun Also Rises. You are all a lost generation. This term is, तो देखिए एक अमेरिकन राइटर्स का ऐसा ग्रुप जो पेरिस में रह रहा था 1920s के दौरान, उसके लिए ये टर्म डिफाइन की जाती है, टर्म दी जाती है। और गर्ट्रूड स्ट्रेन जो थी उनको क्रेडिट जाता है इस टर्म को कॉइन करने के लिए। हालांकि इसको बाद में जो पॉपुलराइज किया वो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपने एक वर्क के द्वारा किया। इनका एक वर्क था सन आल्सो राइजेस, तो उसके एपिग्राफ में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, यू आर ऑल आ लॉस्ट जनरेशन। ठीक है, तो यहां पर किस टर्म की बात हो रही है? जिसको अर्नेस्ट हेमिंगवे ने भी पॉपुलराइज किया है, उसको कॉइन करने वाली कौन है? तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए इस पूरी डेफिनेशन में आपको कई सारे आंसर्स मिल रहे हैं, है ना, कई सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो कॉइन करने वाली कौन है? गर्ट्रूड स्टेन कॉइन करने वाले हैं। किसको कहा जाता है? तो 1920s के अमेरिकन राइटर्स जो पेरिस में रह रहे थे उनके लिए है। ठीक है, और अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपने द सन आल्सो राइजेस जो वर्क है उसमें एपिग्राफ दिया है। ठीक है, उस एपिग्राफ में ये लाइन है, यू आर ऑल आ लॉस्ट जनरेशन। तो टर्म भी क्या है, लाइन से भी आप पहचान लोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि मतलब पेपर में भी लाइन दी जाए। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर बात हो रही है किसकी? द लॉस्ट जनरेशन की। ठीक है, ये टर्म भी क्या है? द लॉस्ट जनरेशन। वेट अ मिनट, यस, द लॉस्ट generation. Option number A is the correct answer. Next question is the term for a humorous verse. एक ऐसी टर्म जो यूज हो रही है किसके लिए? ह्यूमरस वर्स के लिए। वर्स यानी पोइटिक
लाइन, प्रोज या पोएट्री दो तरीके से बांटते हैं ना, तो वर्स, ठीक है। द टर्म फॉर अ ह्यूमरस वर्स फ्रॉम वर्स फॉर्म ऑफ 5 एनापेस्टिक लाइंस विद अ राइम स्कीम AABBA। बताइए इसको क्या कहेंगे? मतलब एक ऐसी लाइन है जिसमें 5 एनापेस्टिक हैं और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? AABBA है और ह्यूमरस वर्स है इसमें। ऑप्शन है लिमरिक, लैम्पून, आयरनी, सटायर। यस, द टर्म फॉर अ ह्यूमरस वर्स फॉर्म ऑफ 5 एनापेस्टिक लाइन्स विद अ राइम स्कीम AABBA, तो इसको कहते हैं लिमरिक, ठीक है। ह्यूमरस वर्स से भी रिलेट करके आप समझ सकते हो और एनापेस्टिक को ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिमरिक है ये, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ किचन सिंक ड्रामा। तो किचन सिंक ड्रामा का कौन सा इसमें से एग्जांपल है वो बताना है। ऑप्शन है गाल्सवर्दी का जो वर्क है स्ट्राइव, गाल्सवर्दी का दूसरा वर्क द सिल्वर बॉक्स, या फिर ऑसबॉर्न का जो वर्क है लुक बैक इन एंगर। तो किचन सिंक ड्रामा कौन सा है इनमें से? यस, किचन सिंक ड्रामा है लुक बैक इन एंगर, ठीक है। ऑसबॉर्न का ये वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है, ठीक है। लुक बैक इन एंगर इज द किचन सिंक ड्रामा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेलेरेमन इज एन आर्टिस्ट नोबल। यहां पर टी आना चाहिए था, आर्टिस्ट नोबल, अपोस्ट्रोफी एस है देन, ठीक है। आर्टिस्ट नोबल, इट इज अ क्लास ऑफ बिल्डिंग्स रोमान और apprenticeship novel. It deals with the youth and development of an individual who becomes or is none the threshold of becoming a painter, magician or poet. The best example of, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब ये एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में बात की जा रही है, पहली बात, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर उस टर्म से का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा वर्क है, ठीक है। इसको क्या कहा गया है? कोस्टल रोमान कह सकते हैं, इज एन आर्टिस्ट नॉबल और इट इज अ क्लास ऑफ बिल्डिंग्स रोमान। बिल्डिंग्स रोमान क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना है बिल्डिंग्स रोमान में क्या होता है। मतलब कुछ ऐसे वर्क हैं जिनमें हम देखते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लिया जाता है और उसकी मतलब उसके जन्म से लेकर और बड़े होने तक की सारी स्टोरीज दिखाई जाती है। मतलब उसमें ना कैरेक्टर को बड़े होते हुए भी दिखाया जाता है। बिल्डिंग्स रोमान का मतलब ये है कि जिसमें हम कैरेक्टर की पूरी लाइफ स्टोरी, पूरी जर्नी को देखते हैं, बचपन से बड़े होने तक, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बिल्डिंग्स रोमान और अप्रेंटिसशिप नॉवल होता है ये, इट डील्स विद, मतलब ये जो है ना कुंटल्स रोमान, ये इसी का हिस्सा है, बिल्डिंग्स रोमान नॉवल का या अप्रेंटिसशिप नॉवल का। इट डील्स विद द यूथ, ये किससे डील करता है? स्पेशली इट डील्स विद द यूथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट से रिलेट करता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो डेविड कॉपरफील्ड को, ठीक है। तो हु बिकम्स और इज नन द थ्रेशोल्ड ऑफ बिकमिंग अ पेंटर, म्यूजिशियन और पोएट। और मतलब वो बड़ा हो रहा है और विकसित हुआ और उसके बाद में कोई पेंटर बना, म्यूजिशियन बना, पोएट बना। तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जॉर्ज इलियट्स मिडिल मार्च, जॉर्ज इलियट्स एडम बेड, या फिर थॉमस हार्डीज हार्ड टाइम्स, या फिर जेम्स जोयस का एक वर्क है अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। तो एग्जाम्पल कौन सा है इसमें सही? यस, यहां पर जो राइट आंसर है ना वो यही है। जेम्स जोयस का ये जो वर्क है ना, पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये इसी का बेस्ट एग्जांपल है कॉन्स्टेले रोमान का, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टेले रोमान है ये बिल्डिंग्स रोमान का एक पार्ट है। बिल्डिंग्स रोमान अपने आप में एक फेमस टर्म है, इसको समझना है। नेक्स्ट इज it is an act or instance of placing two elements close together or side by side. It is often done to compare or contrast the two, to show similarities or differences. It is known as. यहाँ पर कौन सी टर्म की बात हो रही है कि ये एक एक्ट है, या फिर हम कह सकते हैं ये एक एग्जाम्पल है कि दो एलिमेंट्स को हम एक साथ लेकर आते हैं, साइड बाय साइड रखते हैं, उनमें कंपेयर भी किया जाता है, उनके डिफरेंसेस को देखा जाता है, उनकी सिमिलरिटीज को देखा जाता है। इसको क्या कहेंगे? एक्सपोजिशन, एक्सप्लिकेशन, टॉटोफ्रेज या फिर जस्टापोजिशन। यस,
तो जब हम दो एलिमेंट्स को, वो डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, टू डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लोज टुगेदर करते हैं, साइड बाय साइड रखते हैं, उनमें कंपैरिजन करते हैं, उनमें कंट्रास्ट करते हैं, या फिर उनकी सिमिलरिटीज को देख रहे हैं, डिफरेंसेस को देख रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? जस्टापोजिशन का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जस्टापोजिशन। नेक्स्ट इज early works which are produced in the author's or artist youth are known as। तो जो शुरुआत में आर्टिस्ट के या ऑथर के यूथ में ही पब्लिश करा लिए जाते वर्क हैं, अर्ली वर्क्स जिनको कह रहे हैं, उसको और किस नाम से जाना जाता है? यंग पैशन, जुवेनियल, हॉट ब्लड, नन ऑफ दीज। किसी भी राइटर के जो अर्ली वर्क्स होते हैं, शुरुआत वाले वर्क्स होते हैं, क्योंकि उसमें वो उस टाइम पे वो ज्यादा एक्सपर्ट भी नहीं हुए होते हैं, है ना, तो अर्ली एज में जो पब्लिश कराए गए उनके वर्क होते हैं, उनको हम जुवेनियल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जुवेनियल। नेक्स्ट इज द डा विंची कोड, ठीक है, इज एन इंस्टेंस ऑफ जंक फिक्शन। इट इज रिटन बाय, देखिए ये जो एक टर्म है डा विंची कोड, ये एक एग्जाम्पल है जंक फिक्शन का। फिक्शन का एक टाइप है जंक फिक्शन, उसका एग्जाम्पल है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? द डा विंची कोड। आइन रैंड, जेम्स पैटरसन, डैन ब्राउन, या फिर नन ऑफ दीज। डा विंची कोड, ऑब्वियस सी बात है, ये एक इंग्लिश या ब्रिटिश लिटरेचर से रिलेटेड तो नहीं है टर्म, ठीक है, और इसके राइटर भी कौन है? डैन ब्राउन है। डैन ब्राउन के द्वारा ये वर्क दिया गया है, डा विंची कोड, और ये एग्जाम्पल है जंक फिक्शन का। नेक्स्ट इज इट इज ऑफन पब्लिश इन पेपरबैक एडिशन विद चीप प्राइस। यहां पर एक टर्म की बात हो रही है, ठीक है, या फिर कहें एक पर्टिकुलर लिटरेरी फिगर की बात हो रही है, जो अक्सर पब्लिश करा दिया जाता है पेपरबैक में, पेपरबैक एडिशन में, बहुत ही सस्ते प्राइजेस में। इट हैज ऑल दी एंटरटेनिंग स्टफ, इसके अंदर पूरा वो कंप्लीट पैकेज होता है, एंटरटेनिंग स्टफ पूरा होता है, भरपूर। प्लॉट इज इंटरेस्टिंग एज इट कीप्स द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर टिल द एंड, और इसका प्लॉट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जैसा कि रीडर को ये ना अंत तक लेके जाएगा, मतलब बीच में बोर नहीं होगा रीडर, इसमें फुल एंटरटेनमेंट होती है। इट मिरर्स द कंटेम्प्रेरी लाइफ, और ये मिरर होता है कंटेम्प्रेरी लाइफ का। कंटेम्प्रेरी लाइफ मतलब उस समय पर जो चीजें घटित हो रही होंगी, जिस समय पर का रीडर है, और उसी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरपूर ये वर्क होता है। नो सीरियस इशू इज टच्ड, इसमें कोई सीरियस इशू नहीं रिप्रेजेंट किया जाता। इट इज, इसको क्या कहेंगे? किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? इट इज ऑफन पब्लिश इन पेपरबैक एडिशन विद चीप प्राइस, इट हैज ऑल द एंटरटेनिंग स्टफ, प्लॉट इज इंटरेस्टिंग एज इट कीप्स द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर टिल द एंड, इट मिरर्स द कंटेम्प्रेरी लाइफ, और नो सीरियस इशू इज टच्ड। ऑप्शन है जंक फिक्शन, मेटा फिक्शन, कैंपस फिक्शन, नन ऑफ दीज। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यस, यहां पर जो चर्चा हो रही है वो हो रही है जंक फिक्शन की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जंक फिक्शन। नेक्स्ट है द रिवर्सल ऑफ नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस और अ फ्रेज इज नन एज। जब हम किसी सेंटेंस में या किसी फ्रेज में जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है ना, उसका रिवर्सल कर देते हैं, उसका अपोजिट कर देते हैं, तो उस चीज को क्या कहेंगे? इनवर्जन, वर्जन, कन्वर्जन, नन ऑफ दीज। रिवर्सल मतलब उसको अपोजिट करके लिखेंगे, जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है उसको अपोजिट करके लिखना। यस, इसको कहा जाता है इन्वर्जन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इन्वर्जन। नेक्स्ट इज abusive or venomous language used to express blame or censor or bitter deep-seated ill will is। yes, एब्यूजिव लैंग्वेज का उपयोग हो रहा है या फिर वेनमस लैंग्वेज का यूज हो रहा है टू एक्सप्रेस ब्लेम और सेंसर और बिटर डीप सीटेड इल विल। ऑप्शन है पैनेगायरिस, इन्वेक्टिव, सैक्रिलेजियस, या फिर नन ऑफ दीज।
तो ध्यान रखना है, जब भी हम एब्यूजिव लैंग्वेज का उपयोग देखते हैं किसी पर ब्लेम करने के लिए या सेंसरशिप या बहुत ही इल विल को रिप्रेजेंट करने के लिए एब्यूजिव लैंग्वेज, वेनमस लैंग्वेज का उपयोग हो रहा है, तो वो सिचुएशन होती है इन्वेक्टिव की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इन्वेक्टिव। नेक्स्ट इज जॉन हेवुड्स द 4 P's। जॉन हेवुड का एक वर्क है द 4 P's, और पीस मतलब 4 पीस की बात, पी की बात हो रही है। कौन कौन सी पीस है वो? पोथकैरी, पाल्मर, पार्डनर, पैडलर, इज। तो जॉन हेवुड का ये जो वर्क है द 4 P's, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? इंटरल्यूड का, कॉमिक रिलीफ, पोएटिक जस्टिस, मिस्ट्री प्ले, किसका एग्जाम्पल है ये? यस, जॉन हेवुड का ये जो वर्क है द 4 P's, ये एग्जाम्पल है इंटरल्यूड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इंटरल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज अ शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफन फार्सियल यूजली सैंडविचेस बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ लॉन्ग प्ले। इट इज, देखिए ये एक बहुत छोटी सी परफॉर्मेंस होती है एक लॉन्ग प्ले के बीच में। ठीक है, यूजली सैंडविचेस बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ लॉन्ग प्ले। लॉन्ग प्ले के जो एक्ट्स है ना, उनके बीच में एंटरटेनिंग के लिए ये एक शॉर्ट परफॉर्मेंस होती है। इसको क्या कहेंगे? इट इज फॉरवर्ड, प्रिल्यूड, इंटरल्यूड, नन ऑफ दीज। यस, लॉन्ग प्ले के जो एक्ट्स हैं उन एक्ट्स के बीच में शॉर्ट परफॉर्मेंस ये कहलाती है इंटरल्यूड। नेक्स्ट इज a piece of writing which presents a character's inner thoughts is known as। एक ऐसी राइटिंग या फिर कहें एक ऐसा आर्टिकल, एक पीस ऑफ राइटिंग जो रिप्रेजेंट करती है कैरेक्टर के इनर थॉट को, उसको क्या कहेंगे? इंटीरियर मोनोलॉग, एक्सटीरियर मोनोलॉग, सॉलिलिकी, असाइड। यस, पीस ऑफ राइटिंग है तो इसको हम कहेंगे इंटीरियर मोनोलॉग। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंटीरियर मोनोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लिटरेरी राइटिंग इट इज अ स्पीकिंग पिक्चर। इट इज, लिटरेरी राइटिंग में अगर हम किसी चीज को ये कह रहे हैं इट इज अ स्पीकिंग पिक्चर, मतलब ऐसी पिक्चर है जो बोल रही है, तो ये क्या है फिर? इट इज इमेज, मॉन्टेज, मिथ या आइकन। तो हम देखते हैं ना इमेजरीज का यूज, सिंबलिज्म का यूज, है ना, तो वही है ये इमेज के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इमेज। नेक्स्ट इज इट इज अ लिरिकल पोएम, इट गिव्स अ लिटिल पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ amid natural surroundings, generally rural or pastoral. Originally the term is applied to the poems of Theocritus। तो यहां पर किस चीज की बात हो रही है? ये एक लिरिकल पोएम होती है, ये इट गिव्स अ लिटिल पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ। ये एवरीडे लाइफ की बहुत ही साधारण सी पिक्चर को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि हम कह सकते हैं नेचुरल सराउंडिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, जनरली रूरल और पेस्टोरल होती है। ठीक है, और थियोक्रिटस की पोएम पर ये टर्म ज्यादातर अप्लाई की गई है ओरिजिनली। ऑप्शन है आइडिल, लिरिक, बैलेड, ले। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां बात हो रही है आइडिल की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आइडिल। Next question is it is an expression the meanings of which cannot be inferred from the meaning of the words that make it up. It may be a phrase or an expression with a meaning or meanings different from the literal translation. What is it? यहां पर किसकी बात हो रही है? It is an expression the meaning of which cannot be inferred
फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग हम वर्ड के मीनिंग से नहीं समझ सकते, मतलब वर्ड का मीनिंग कुछ और होगा और उसका कुछ और ही मीनिंग निकल रहा होगा, दैट मेक इट अप। इट मे बी अ फ्रेज और एन एक्सप्रेशन, ये एक फ्रेज भी हो सकती है, एक एक्सप्रेशन हो सकता है विद अ मीनिंग एंड मीनिंग्स डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल ट्रांसलेशन। मतलब एक ऐसी फ्रेज जिसका कोई मीनिंग हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्रेज है ना उसकी लिटरल ट्रांसलेशन तो कुछ और निकल रही है, लिटरल मीनिंग तो कुछ और है, लेकिन उसका उस पर्टिकुलर वर्क से रिलेट करके अगर हम देखें तो कुछ और मीनिंग निकलता है, उसको क्या कहेंगे? व्हाट इज इट? फ्रेज, क्लॉज, इडियम, एक्सर्ट? यस, इसको ही कहा जाता है इडियम। ठीक है, मतलब लिटरल मीनिंग नहीं होता उसका, कुछ और ही मीनिंग निकलता है, इडियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an ethical system that evaluates the pursuit of pleasure as the highest good is। एक ethical system that evaluate the pursuit, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, pursuit of pleasure as the highest good। ऑप्शन है रेनासा, हेडोनिज्म, प्यूरिटेनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म। यस, एक एथिकल सिस्टम है जो इवेलुएट करता है द परसूट ऑफ प्लेजर एज द हाईएस्ट गुड, इसको कहते हैं हेडोनिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हेडोनिज्म। नेक्स्ट इज एन एरर इन जजमेंट caused by ignorance or sudden weaknesses is। बताइए, जजमेंट में जो एरर होता है उसको क्या कहते हैं? एन एरर इन जजमेंट, और किस वजह से होता है? कॉज्ड बाय इग्नोरेंस या फिर सडन वीकनेस। इरोनियस, हमर्शिया, यूरेसिया, नन ऑफ दीज। यस, एरर ऑफ जजमेंट को ही तो हम क्या कह देते हैं? हमर्शिया कह देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एरर इन जजमेंट। नेक्स्ट इज the term for a Japanese poem of 3 lines with 17 syllable 575 is। देखिए, एक जापानीज पोएम है जो 3 लाइन की होती है और उसमें 17 सिलेबल होते हैं, उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? ये कैसी पोएम है ये भी ध्यान रखना है, जापानीज पोएम है जिसमें 17 सिलेबल है। ऑप्शंस आर हाइकू, टंका, लिरिक या लिमरिक। यस, 3 लाइन की पोम, 17 सिलेबल, ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हाइकू। ओके, नेक्स्ट इज इट इज अ genre of fiction which is characterized by mystery and supernatural horror. It is often set in a dark castle or other medieval setting। देखिए, ये एक फिक्शन का ही जॉनर है, फिक्शन का ही पार्ट है जो स्पेशली कैरेक्टराइज किया जाता है मिस्टीरियस स्टोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें सुपरनेचुरल हॉरर भी रिप्रेजेंट होता है ना। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स ऐसे दिखाए जाते हैं जो हॉरर को क्रिएट करते हैं। इट इज ऑफन सेट इन अ डार्क कास्टल, और अक्सर इसकी सेटिंग कहाँ की रखी जाती है? जैसे कि बहुत अंधेरे पुराने किले हो गए, डार्क कास्टल हो गए, और अदर मिडिवल सेटिंग, जो मिडिवल सेटिंग रहती थी ना अन्य उनसे रिलेटेड होता है। तो जहां पर मिस्ट्री की बात हो, सुपरनेचुरल एलिमेंट की बात हो, हॉरर की बात हो, स्पेशली घोस्ट की, मिथ की, ठीक है, तो कौन सी फिक्शन है वो? गॉथिक फिक्शन, रोमांटिक फिक्शन, रीजनलिज्म या फिर नन ऑफ दीज? यस, इसी को हम क्या कह देते हैं जब भी घोस्ट की बात होगी, हॉरर की बात होगी? गॉथिक फिक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज डिफाइनेबल टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर दिस डिस्क्राइब बेस्ट। यस, आर्ट या लिटरेचर के ऐसे टाइप्स, ऐसी फॉर्म्स जो डिफाइनेबल हों, तो इसको क्या कहा जाएगा? जॉनर, आर्ट फॉर्म, फॉर्म्स, टाइप्स। तो जो डिफाइनेबल टाइप्स होते हैं ना उनको क्या कह देते हैं? जॉनर कह देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जॉनर। नेक्स्ट इज हु डिवाइड्स अ ड्रामा इनटू 5 पार्ट्स। कौन वो पर्टिकुलर राइटर थे जिन्होंने ड्रामा को 5 भागों में डिवाइड करके बताया है? और वो 5 भाग कौन से हैं? पहला कहां से शुरुआत होती है? एक्सपोजिशन, फिर राइजिंग एक्शन, देन क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और डेन्यूमा। ये 5 पार्ट बताए उन्होंने, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, देन क्लाइमैक्स, देन फॉलिंग एक्शन और डेन्यूमा।
His pyramid symbolize the theory of dramatic structure. और इनका जो पिरामिड होता है इन 5 टाइप को लेकर, 5 पार्ट को लेकर, वो सिंबलाइज करता है द थियरी ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। तो यहां पर उन राइटर का नाम बताना है। हैलिडे, एम.ए. कैसियर, डेविड क्रिस्टल, फ्रेटैग। तो यहां पर जो राइटर हैं वो हैं फ्रेटैग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फ्रेटैग। नेक्स्ट इज अ स्टोरी introductory essay preceding the text of a book written by a person other than the author is known as। एक ऐसी स्टोरी जो एक इंट्रोडक्टरी एसे हो सकता है, अ स्टोरी इंट्रोडक्टरी एसे प्रोसीडिंग द टेक्स्ट ऑफ अ बुक, जो प्रोसीड करता है एक बुक के टेक्स्ट को, जो एक पर्सन के द्वारा लिखी गई है, अदर देन दी ऑथर, किसी ऑथर के द्वारा नहीं, उसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा लिखी गई है, तो उसको क्या कहेंगे? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एपिलॉग, या फिर फॉर्म द पेन ऑफ द राइटर। यस, एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी एसे किसी पर्टिकुलर बुक को प्रोसीड करने के लिए, मतलब उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोडक्टरी एसे लिखा गया है, उस पर्टिकुलर बुक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो बुक की शुरुआत से पहले इसको लिखा जाता है किसी पर्सन के द्वारा, अदर देन दी ऑथर, ऑथर के द्वारा नहीं, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा उस बुक के बारे में लिखा जाता है। उस बुक का जो ऑथर है वो नहीं लिखता है, ठीक है? तो इसको क्या कहेंगे? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एपिलॉग, इसको कहा जाता है फॉरवर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज it is a short narrative in prose of unknown authorship. It has been transmitted orally. It belongs to oral tradition. It is known as। यहाँ पर किसकी बात हो रही है बताइए? ये एक शॉर्ट नरेटिव है जो प्रोज में होता है और किसी अननोन ऑथर के द्वारा लिखा गया होता है। इट हैज बीन ट्रांसमिटेड ऑरली, और ज्यादातर इसको ट्रांसमिट किया जाता है ऑरली, और ये ऑरल ट्रेडिशन से बिलोंग करता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? पोएटिक टेल, स्टोरी, फोक टेल, या फिर प्रोज नरेटिव? यस, इसको कहा जाता है फोक टेल, ठीक है? ओरल ट्रेडिशन से रिलेटेड होती हैं, लोकगीत भी, लोक कथाएं भी कह सकते हो, फोक टेल, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ फुल स्केप पेपर, ठीक है, फुल नहीं होना चाहिए, फुल स्केप पेपर इज फोल्डेड वंस रिजल्टिंग इन 2 लीव्स, यानी 4 पेजेस। जब हम उसको हम क्या कहेंगे? जब एक फुल स्केप पेपर को, मान लो एक न्यूज़पेपर है बड़ा सा, ठीक है, फुल स्केप पेपर है, उसको हम सिर्फ एक बार फोल्ड कर रहे हैं, एक बार फोल्ड करने पर उसमें 2 लीव्स बन गई हैं। 2 लीव्स, आप जोड़ा कह सकते हो, किसी नोटबुक का जोड़ा आपने देखा होगा, ठीक है? 2 लीव्स बन गई हैं जिसमें ओवरऑल कितने पेजेस हैं? 4 पेजेस हैं। तो उसको क्या कहते हैं? फोलियो, पोलियो, क्वार्टो, या फिर नन ऑफ दीज? कई बार एक बार फोल्ड किया है हमने यहाँ पर, ठीक है, और 2 बार फोल्ड करते हैं तो वो क्वार्टो बन जाता है फिर, ठीक है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या है? फोलियो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज दिस टर्म इज यूज्ड फॉर अ कैरेक्टर हु एक्ट्स एज कंट्रास्ट टू अनदर कैरेक्टर। ये जो टर्म है वो यूज की जाती है एक ऐसे कैरेक्टर के लिए जो एक्ट करता है दूसरे कैरेक्टर को कंट्रास्ट करने में, दूसरे कैरेक्टर को कट करने के लिए, विरोध करने के लिए वो एक्ट करता है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? इट इज फॉइल, कॉइल, सॉइल, कंट्रास्टिंग। यस, इसको फॉइल कहा जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम कोलिन ब्रायंट, H.W. Longfellow, Oliver Wendell Holmes, James Russell Lowell and John Whittier are known as। इनको, ये जो राइटर्स हैं, इनको जाना जाता है किस नाम से? द फायरसाइड पोएट्स ऑफ द यूएस, द ब्लैक पोएट्स ऑफ द यूएस, द ट्रांसेंडेंटल पोएट्स ऑफ द यूएस, या फिर द सिल्वर पोएट्स ऑफ द यूएस? यस, ये जो पोएट्स का ग्रुप है इसको किस नाम से जाना जाता है? विलियम कोलिन ब्रायंट हैं, H.W. लॉन्गफेलो हैं, ओलिवर वेंडल हॉल्मस हैं, जेम्स रसेल लॉवेल हैं, या फिर जॉन वाइटियर हैं? तो इन सबको जाना जाता है द फायरसाइड पोएट्स ऑफ द यूएस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिन डे सिसेल, ये एक फ्रेंच टर्म है। फिन डे सिसेल is a French word
विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है फिन de Sisal का? बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी, मिडल ऑफ द सेंचुरी, एंड ऑफ द सेंचुरी, या फिर नन ऑफ दीज? यस, फिन de Sisal, इसका मीनिंग है एंड ऑफ सेंचुरी. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एंड ऑफ सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which novel is often considered a precursor of science and fiction? कौन से नॉवल को कंसिडर किया जाता है किस नाम से? द प्रीकर्सर ऑफ साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन के प्रीकर्सर के रूप में जाना जाता है. ये सब नॉवल के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि पहला नॉवल है 1984, दूसरा है फ्रैंकेस्टाइन और द मॉडर्न प्रॉमेथियस, द टाइम मशीन, या फिर आई रोबोट. तो ये नॉवल है, इनमें से वो कौन सा नॉवल है जिसको प्रीकर्सर कहा जाता है साइंस फिक्शन का? 1984 जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है. ऐसी जो ये फ्रैंकेस्टाइन और मॉडर्न प्रॉमेथियस है ये मैरी शेली के द्वारा लिखे गए वर्क है. और द टाइम मशीन ये H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया वर्क है. और आई रोबोट ये लिखा गया है इज़ाक एजिमोव के द्वारा. ठीक है, और यहां पर जो राइट आंसर है ना वो है फ्रैंकेस्टाइन और द मॉडर्न प्रॉमेथियस, जो मैरी शेली के द्वारा लिखे गए हैं. किसके द्वारा? मैरी शैली के द्वारा. ठीक है, ये ही प्रीकर्सर माने जाते हैं साइंस और फिक्शन के, प्रीकर्सर ऑफ साइंस एंड फिक्शन. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉमेडी कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड सटायर एंड इम्प्रोबेबल सिचुएशन इज नोन एज. एक ऐसी कॉमेडी जो कैरेक्टराइज की गई है एक बहुत ही ब्रॉड सटायर के रूप में एंड इम्प्रोबेबल सिचुएशन, क्या कहा जाएगा? इंटरल्यूड, मास्क, मिस्ट्री प्ले, फार्स? यस, इसको किस नाम से जाना जाता है? फार्स के नाम से. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फार्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉइन्ड द वर्ड एस्से? इसी से एस्से वर्ड बना है. तो ये जो एस्से टर्म है इसको किसने कॉइन किया था? मॉन्टेग्न ने, लैम्ब ने, बेकन, ड्राइडन? यस, जो एस्से टर्म है ये कॉइन की गई थी मॉन्टेग्न के द्वारा. नेक्स्ट इज, द वर्ड एस्से हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एस्से. ठीक है, ये कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है एस्से, जिसको मॉन्टेग्न ने कॉइन किया है ना, उससे ये एस्से वर्ड बना. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है एस्से का? ऑप्शन है अटेम्प्ट, आस्क, से टू एनीवन, या फिर नन ऑफ दीज. तो एस्से का मीन क्या होता है? इसका मतलब होता है अटेम्प्ट करना. ठीक है, अटेम्प्ट. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन. ठीक है, किसी की मतलब कवर पे, ठीक, किसी की कह सकते हो एक तरीके से, हाँ कबर ही कह सकते हैं. तो उस पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा जाए, कबर का जो पत्थर होता है, टॉम्बस्टोन होता है, उस पर जो लिखा जाता है, इंस्क्रिप्शन किया जाता है. और मॉन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ द पर्सन बरीड, जो पर्सन दफनाया गया है उसकी याद में कुछ मॉन्यूमेंट उस पर लिखे जाते हैं, इज नोन एज एपिटाफ. उसको क्या कहा जाता है? एपिटाफ कहा जाता है. वाइल एन एडजेक्टिव और फ्रेज विच एक्सप्रेस अ क्वालिटी और एट्रीब्यूट टू रिगार्ड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन और थिंग मेंशन. जबकि कोई एडजेक्टिव या फिर हम कोई फ्रेज ऐसी यूज कर रहे हैं जो उस पर्टिकुलर पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी जो क्वालिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, उनको एट्रीब्यूट करती है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? वो जो एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, एपिटाफ तो क्या है? एपिटाफ आपको समझना है कि टॉम्बस्टोन पे जो इंस्क्रिप्शन कर रहे हैं ना, किसी पर्सन की, जो पर्सन मर चुका है उसको दफनाया गया है, तो उसकी कबर पे जो पत्थर वगैरह लगा हुआ है उस पे जो इंस्क्रिप्शन कर रहे हैं हम उसकी याद में, उसको एपिटाफ बोला जा रहा है. लेकिन इंस्क्रिप्शन करते समय अगर हम कोई से एडजेक्टिव दे रहे हैं, कोई फ्रेज से डिटरमाइन कर रहे हैं, ऐसा एडजेक्टिव या ऐसे फ्रेज का यूज कर रहे हैं जो उस पर्टिकुलर पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी क्वालिटीज को, उसके एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको क्या कहेंगे? एपिथेट, एपिक, बैलेड, ग्रेव. यस, इसको जाना जाता है एपिथेट के रूप में. ध्यान रखना है, एपिटाफ और एपिथेट. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एपिथेट. नेक्स्ट इज अ सॉन्ग और पोम इन ऑनर ऑफ अ मैरिज इज नोन एज.
एक ऐसा सॉन्ग या फिर कोई एक ऐसी पोम जो किसी मैरिज में गाई जाती है, किसी मैरिज को ऑनर करने के लिए गाई जाती है। एपिथैलमियन, वेडिंग सॉन्ग या फिर मैरिटल स्टेटस, मैरिज सॉन्ग, क्या कहेंगे भाई? किसी मैरिज को सम्मानित करने के लिए मैरिज में गाया गया सॉन्ग है, पोम है, तो उसको एपिथैलमियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एपिथैलमियन। ठीक है, एपिथैलमियम। नेक्स्ट इज इट इज अ शॉर्ट स्पीच ऑफन इन वर्ड्स, एक शॉर्ट स्पीच होती है, अक्सर वर्ड्स में होती है, विच इज एड्रेस्ड डायरेक्टली टू द ऑडियंस, जो डायरेक्टली ऑडियंस को एड्रेस करती है बाय एन एक्टर, एक्टर के द्वारा, एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में। इसको क्या कहेंगे? जैसे असाइड होता है ना, असाइड में भी हम डायरेक्ट ऑडियंस को ही मतलब कैरेक्टर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है, लेकिन ये क्या हो रहा है यहां पर प्ले के एंड में ऑडियंस को एड्रेस किया जा रहा है डायरेक्टली, और वर्ड्स फॉर्म में एक शॉर्ट स्पीच दी जा रही है, उसको क्या कहेंगे? एपिलॉग, प्रोलॉग, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? यस, एक शॉर्ट स्पीच है जो प्ले के एंड में दी जा रही है ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए, इसको कहते हैं एपिलॉग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एपिलॉग। नेक्स्ट इज अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग इज नोन एज। कुछ कोटेशंस होती हैं, जैसे हम कोई राइटिंग लिख रहे हैं, अक्सर हम बुक्स में भी देखते हैं शुरुआत में कुछ कोटेशंस दी जाती हैं, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? मतलब किसी वर्क की शुरुआत में लिखी गई कोटेशन, अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग। एपिग्राफ, प्रोलॉग, कोट या फिर नन ऑफ दीज? तो आपको दोनों ये टर्म ध्यान रखनी है भाई। एपिलॉग क्या था? प्ले के एंड में जो शॉर्ट स्पीच दी जाती है उसको हम एपिलॉग बोल रहे थे, और जो किसी पर्टिकुलर प्ले की शुरुआत में कुछ कोटेशन जो दी जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको एपिग्राफ कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एपिग्राफ। अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, दैट इज नोन एज एपिग्राफ। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एपिक इज नोन एज। तो सेकेंडरी एपिक को किस नाम से जाना जाता है? लिटरेरी एपिक, प्रोलॉग, कोट्स या फिर नन ऑफ दीज? यस, सेकेंडरी एपिक इज नोन एज लिटरेरी एपिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लिटरेरी एपिक। नेक्स्ट इज दिस टर्म is used for continuation of the sense and grammatical construction from one line of the poem to next line. It is, यहां पर किस टर्म की बात हो रही है जिसको स्पेशली यूज किया जाता है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंस, सेंस के कंटिन्यूएशन के लिए, एंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन फॉर्म के लिए जो एक लाइन से दूसरी लाइन में बढ़ती रहती है, वन लाइन ऑफ द पोएम टू नेक्स्ट लाइन, इसको क्या कहेंगे? कंस्टेंसी, असोनेंस, एंजाममेंट, डेनुमा? यस, इसको कहते हैं हम एंजाममेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एंजाममेंट। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग इज नोन एज। यस, इसको किस नाम से जाना जाता है? अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग, किसी दूसरे की फीलिंग्स को बिल्कुल अपने जैसा मान लेना, है ना, दूसरे की फीलिंग को महसूस करना, समझना उन्हें, तो उसको क्या टर्म दी जाती है? एम्पैथी, सिंपैथी, होमोपैथी, कैथारसिस? तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा फेमस है ये आजकल टर्म, एम्पैथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज स्पेंसर्स एस्ट्रोफिल, स्पेंसर का एक बार क्या है? एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, ये किसकी डेथ पर, किसकी याद में लिखा गया वर्क है? फिलिप सिडनी, आर्थर हेलम, एडवर्ड यंग, नन ऑफ दीज? यस, स्पेंसर का बहुत फेमस वर्क है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, तो ये किसकी याद में लिखा गया वर्क है, किसकी डेथ पर लिखा गया वर्क है? तो वो पर्टिकुलर राइटर हैं फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेसिडस, थायरेसिस और एडोनियस, ये पोम है बहुत ही फेमस, लेसिडस भी, थायरेसिस भी, एडोनियस भी। ये क्या है? ड्रामेटिक रोमांसेस है, कॉमेडीज हैं, पेस्टोरल इलेजीज हैं, सोनेट्स हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों ही जो है ना इलेजीज हैं, और वो भी कैसी इलेजी? पेस्टोरल इलेजीज।
ठीक है। तो पेस्टोरल एलेजीज को कैटेगराइज करने के लिए क्वेश्चन बनता है अक्सर, तो उसमें ध्यान रखना है लिसिडस, थायरेसिस, एडोनियस, ये सारी पेस्टोरल एलेजी है। नेक्स्ट इज 49. Which kind of poetry has something of यूबिसेंट मोटिव? यूबिसेंट मोटिव के बारे में जानना है। यूबिसेंट मोटिव क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ वेयर आर दे फॉर लेमेंटिंग द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई घटना घटित हुई है, कोई मतलब एक्सपायर हो गया है, तो उनके लिए हम ये यूज कर रहे हैं यूबिसेंट मोटिव, मतलब उनको उनके लिए सोच रहे हैं वेयर आर दे, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? ये किस प्रकार की पोएट्री होती है जिसमें यूबिसेंट मोटिव छिपा हुआ होता है? लिरिक, इलेजी, बैलेड, एपिक? यस। तो आप समझ ही गए होंगे, जब किसी की याद में कहा जा रहा है ना, लेमेंटिंग करा जा रहा है, तो वो क्या है? इलेजी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोम ऑफ रूरल और पेस्टोरल लाइफ। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोम है, किस चीज पर? रूरल कहें या फिर पेस्टोरल लाइफ पर। इसको किस नाम से जाना जाएगा? कॉमिक रिलीफ, इंटरल्यूड, पेस्टोरल्स, इकोलॉग? यस। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोम जो रूरल लाइफ पे लिखी गई हो, पेस्टोरल लाइफ पे लिखी गई हो, तो उसको एकोलॉग भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकोलॉग। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी, नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, आपको किसी पर्टिकुलर राइटर पे कोई वीडियो चाहिए जिसमें एमसीक्यू आप सॉल्व कर पाओ, तो वो भी आप बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगी उस पर भी मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।